मनगढ़ंत कहानी पे अगर तैयार किया है केस तो वो हो जाएगा खारिज, चाहे वो दहेज केस ही क्यों ना हो। अगर दहेज केस किसी महिला ने दर्ज करवाया है और वो स्टोरी सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है तो वो मुकदमा आगे नहीं चलेगा, ऐसे जजमेंट कह रही है। जजमेंट अभी का है, 18 जून 2026 का है। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। और इस केस में भी आरोपियों को क्या कर दिया है, बरी कर दिया है कोर्ट ने कि भैया ये सारी क्या है, मनगढ़ंत कहानी है। देखो हुआ क्या था, हुआ ये था, यहाँ पे थोड़ी सी केस की स्टोरी बताई गई, मैं ये बता देता हूँ, फिर आपको मामला पूरा समझ में आ जाएगा। जो प्रतिवादी नंबर 2 है उसके द्वारा जानकारी इस प्रकार दी गई। प्रतिवादी नंबर 2 का मतलब है जो इस मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 2 है, यानी कि इस मुकदमे में जो वादी है ना वो पति पक्ष है, क्योंकि यहाँ पे रिट लगाई गई है भी हमारे खिलाफ में जो है एक झूठी शिकायत दर्ज करवा के एफआईआर दर्ज करवा दी, जो कि पूरी एक मनगढ़ंत कहानी है। अब वो लोग हाई कोर्ट में है, पति और उसके परिवार वाले, तो यहाँ पे प्रतिवादी नंबर 2 कौन हो गया, पत्नी हो गई, जिसमें आरोप लगाया कि भाई उसकी शादी जो ना 2015 में हुई थी किसी इंसान के साथ में, पहले शादी हुई थी, और उस शादी से उसका एक बेटा भी है, और 2018 में उसका अपने पहले पति से क्या हो गया, तलाक हो गया। चलो ठीक है। 2023 में उसने क्या कर लिया, अब फिलहाल जो पति है ना उससे शादी कर ली, जिसका नाम फलाना फलाना व्यक्ति है। इसके बाद वह उसके साथ है ना दुबई में रहने चली गई, भाई दुबई में रह लेते हैं। उसके वहां उसके पति की नौकरी चलेगी, दुबई में उसके पति की नौकरी चली। उसके बाद नवंबर 2023 में वापस जो है वो इंडिया में आ गए, और इंडिया में वो बेंगलोर में रहने लगे। इसके बाद वो अपनी भाभीियों के साथ फलानी फलानी जगह में जो है फिर वहां दिल्ली में रहने लगी। और 2024 मार्च 2024 में उसके पति ने क्या किया, एक बैंक से उसके अकाउंट से 2.5 लाख रुपए का क्या करवा लिया, लोन ले लिया, जिसमें पैसे जो उसने ट्रांसफर करवा दिए फिक्स डिपॉजिट में, और उसने प्रति माह 10,000 रुपए निकालना जो है शुरू कर दिया उसके पति ने। ये एक सामान्य आरोप लगाया है। इसके अलावा थोड़े मोटे आरोप और लगाए हैं। इसके बाद उसका पति चेन्नई में रहने लगे, वो दिल्ली में रह रही है, वो चेन्नई में रहने लगा, जहां उसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। जब उसने अपने पिता और सास से शिकायत की तो उन्होंने उसे उसकी जाति के आधार पर गाली दी। जब लड़की ने उसके सास ससुर से उसकी शिकायत की कि भाई तुम्हारा बेटा इसको समझा लो, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उन्होंने उल्टा उसको क्या दी, जाति सूचक शब्द बोले। अब जाति सूचक शब्द क्यों बोले, क्योंकि लड़की जो है वो एक अलग कास्ट से थी, यानी कि एससी और एसटी से थी। और ऐसे में इसके बाद अपने माता पिता के बाद वो औरंगाबाद में रहने लगी। जब उसने अपने ससुराल वालों से संपर्क किया तो उन्होंने 20 से 25 लाख रुपए ऋण की जो है, भाई 20-25 लाख रुपए डिमांड कर ली, इतने रुपए लिया हो तो आगे आगे सोचते हैं, जो पति के नाम पर। उसके बाद उन्होंने राशि लाने पर जोर दिया, अन्यथा वह अपनी माँ के साथ रहने, और उसका आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने कभी भी उसके पति के बकाया ऋण के बारे में जानकारी नहीं दी। उन्होंने उसकी बचत का इस्तेमाल अपने लिए किया, उन्होंने सोने के गहने निकाले और उसे धोखा दिया, भाई उसके गहने भी ले लिए। यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने उससे शादी से पहले 2 शादियां और की थी। हालांकि एक शादी के बारे में तो बताया था, दूसरी शादी के बारे में छुपाया था। उसका आरोप है कि जब वह अपने पति के साथ दुबई में रह रही थी तो उसने अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए जोर दिया, और जब उसने मना किया तो उसके बाद उसके पति ने उसे जान से मारने की धमकी दी। आगे उसका आरोप है कि उसके पति और ससुराल वालों को अपनी खतीब जाति पर गर्व था, यानी कि जो भी उनकी जाति थी उस जाति के ऊपर उनको गर्व था, और फिर उस जाति से संबंधित क्या हो गए, उसको जाति सूचक शब्द मिलने लगे। ये एक केस स्टोरी है, और इस केस स्टोरी के आधार पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। कौन सा मुकदमा दर्ज करवा दिया, देख लो। एक तो मुकदमा दर्ज करवा दिया 3 के 5 का। 3 का 5 का मतलब होता है कॉमन इंटेंशन, यानी कि किसी मुकदमे में अगर एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो ये लगता है। 85 आ गया दहेज के लिए क्रूरटी। 117 का 2 आता है मारपिटाई के लिए, और 318 का 4 जो आता है, 318 का 4 कोई सेक्शन नहीं होता है, ये गलत लगाया है। 318 का 2 होता है, तो 318 का 2 जो होता है वो भी मारपिटाई के लिए होता है। 352 आ गया किसी को उकसाने के लिए, भाई सामने वाला गाली गलौज करे या किसी तरह की एक्टिविटी करे। और 351 का 2 होता है जान से मारने की धमकी के लिए। और आगे फिर उसने क्या करवा दिया, ये SC/ST एक्ट के तहत में भी मुकदमा दर्ज करवा दिया, सेक्शन 3 के 2 का VA का और सेक्शन 3 के 2 का। यहाँ पे भी इन्होंने जो है मुकदमा दर्ज करवा दिया जाति सूचक के लिए। अब इसको रद्द करवाने के लिए पति पक्ष कहाँ आ गया, पति पक्ष आ गया भाई इसको रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट में। सेशन कोर्ट में मामला चल पड़ा, सेशन कोर्ट में मामला चल पड़ा तो फिर पति पक्ष आ गया, भैया हमारा जो है मामला पूरा क्वेश करो, क्योंकि पूरा मामला एक मनगढ़ंत कहानी पे, यहाँ पे कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। अगर आपके साथ में भी ऐसा ही हो रहा है, आपके केस में भी अगर किसी ने कोई ऐसी कंप्लेन दे रखी जिसमें सिर्फ सामान्य आरोप है, इस केस स्टोरी को देखने के बाद आपको कोई आरोप तो लगे ही नहीं होंगे कि भाई कोई आरोप इसके साथ में हुआ है। क्योंकि कोर्ट का कहना है कि भैया कोई दिन बता दे हमको, कोई तारीख बता दे, अगर चोट फिट मारी उसको कोई मेडिकल दिखा दे, किस तारीख को क्या हुआ था इसके बारे में बता दे, कोई आपके पास में विटनेस है तो उस विटनेस को ले आओ। लड़की के पास में कुछ नहीं है।
तो टोटली क्या होगी, ये एक मनगढ़ंत कहानी होगी। अगर आपके केस में भी ऐसा है तो आप भी अपने केस से जो है छुटकारा पा सकते हो। जिसको ज्यादा जल्दी है ना कि मेरा जल्दी से जल्दी मामला निपटे, अगर आपके खिलाफ में एफआईआर हुई है तो आप भी हाई कोर्ट में जाओ, 528 बीएनएसएस के तहत में या फिर 482 सीआरपीसी के तहत में क्वेश्चन के लिए आप एप्लीकेशन लगाओ। और अगर आप वहां पे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हो तो आप अपने ग्राउंड रख सकते हो कि भैया सामने वाले ने जो स्टोरी बताई उस स्टोरी में दम क्यों नहीं है और इसके पीछे का सच क्या है। वहां पे आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। अब ये देख लो, ये मुकदमा अगर 2024 के बाद में अगर दर्ज हुआ है, अब 2026 में जो है मामला खत्म हो गया, 2 साल में खत्म हो गया। वहीं पे अगर एक बार मामला अगर कोर्ट में चला गया, वहां पे क्या होता है, आपको 4 साल भी लग जाए, 5 साल भी लग जाए, वहां से बरी होने में टाइम ज्यादा लगता है, हाई कोर्ट में टाइम कम लगता है। बस हाई कोर्ट में जो दिक्कतें आती हैं, 2 दिक्कत बड़ी आती हैं। एक तो हाई कोर्ट अपने रेजिडेंस से दूर होता है, जरूरी थोड़ी है कि हम जिस सिटी में वहीं हाई कोर्ट हो। और दूसरा जो भाई हाई कोर्ट के जो एडवोकेट होते हैं उनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। बस ये 2 चीजें परेशान करती है एक आम आदमी को। अगर मैं जैसे यूपी का एग्जाम्पल लूँ, अगर कोई आदमी गाजियाबाद से है, वो इलाहाबाद कोर्ट में अगर उसको जाना भी है तो जाने से पहले ही सोचेगा कि मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि अगर उसको एक तारीख पे जाना पड़ेगा तो उसके 3 दिन खराब हो जाएंगे। एक दिन जाना, एक दिन वहां रुकना और एक दिन फिर आना। तो हाई कोर्ट हर किसी के नजदीक नहीं है, ये मैं भी पर्सनली मानता हूं। संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार करने और एफआईआर और चार्जशीट की सामग्री के अवलोकन के बाद यह देखा जा सकता है कि एफआईआर में आरोप मुख्य रूप से पति के आचरण के खिलाफ निर्देशित हैं। अब यहां पे कोर्ट ने कहा कि जो एफआईआर के अंदर जो बातें बताई गई है ना, वो सिर्फ पति के आचरण के खिलाफ हैं। प्रारंभ में प्रतिवादी नंबर 2 दुबई में अपने पति के साथ रहती थी। दुबई से लौटने के बाद वह उसके साथ बेंगलोर, चेन्नई में रहने लगी। जाहिर है कि वह कभी भी आवेदकों के साथ एक साथ नहीं रहती थी, सिवाय अपने पति के साथ आवेदकों के निवास पर आकस्मिक यात्राओं के। जहां तक सास ससुर का सवाल है, आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने उसकी जाति के आधार पर चिढ़ाया, लेकिन इस तरह के दुर्व्यवहार और व्यवहार का विवरण सर्वव्यापी और अनिर्दिष्ट है। उसके पास में कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। उसके बाद में यह विश्वास करना मुश्किल है कि एक बार प्रतिवादी नंबर 2 ने शादी कर ली और अपने पति के साथ रहने के बाद ससुराल वालों से जाति के आधार पर चिढ़ाते थे। या जहां तक दहेज की मांग के कारण धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार के आरोपों का संबंध है, आवेदकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा आरोप पत्र की विषय वस्तु से कोई मामला निकालना कठिन है। जो उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, फिर जो चार्जशीट करवाई है, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। अच्छा, काफी सारे लोग लव मैरिज भी कर लेते हैं। जो लोग लव मैरिज करते हैं, इंटरकास्ट में करते हैं, भाई लड़का अगर जनरल कैटेगरी से है या फिर ओबीसी से है, लड़की अगर एससी या एसटी है, तो ऐसे में अगर ये एलिगेशन लगाया जाता है कि इसके परिवार वाले मेरे को जो है अब जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं, तो वो मान्य नहीं होते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है। अगर किसी ने लव मैरिज की है तो अब जाहिर सी बात है, जब उन्होंने लव मैरिज की है ना और दूसरी शादी दूसरी इंटरकास्ट में अगर मैरिज की है, तो वो उसको जाति सूचक शब्द नहीं बोल रहे हैं और ना ही ऐसा जो है कोर्ट मान के चलती है, जब तक खास सबूत ना हो। और इसके अलावा जाति सूचक शब्द जो है ना, अगर वो पब्लिक प्लेस में बोले जाते हैं तो क्राइम बनता है। अगर एक बंद कमरे में, एक घर के अंदर अगर किसी को जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं, तब भी उसको क्राइम नहीं माना जाता। ये भी सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट है। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर बताया था कि एससी एसटी एक्ट लगने के लिए जरूरी है पब्लिक प्लेस का होना। गली में खड़े होकर अगर उसको गालियां दे रहे हैं जाति सूचक शब्द, तब वो एससी एसटी एक्ट में आता है। तो फैमिली लोग अगर उसको जाति सूचक शब्द बोल भी रहे हैं तो वो मानने वाली बात नहीं है। ये आपके सामने कह रहा है। देखो, इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती फलानी फलानी ने प्रयास किया कि सास ससुर को अपने बेटे की दूसरी शादी के बारे में पता था। भाई उनको पता था भाई हमारे बेटे की दूसरी शादी है, लेकिन उन्होंने प्रतिवादी संख्या 2 से इसे दबा दिया। इस न्यायालय ने पाया कि केवल ऐसे आरोपों के आधार पर ससुर और सास के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है। कोर्ट ने भी कह दिया कि सास ससुर के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनेगा, जिससे बीएनएस की धारा 318 के तहत बीएनएस की धारा 318 के तहत अपराध किया जा सकता है। यहां तक कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत में अपराध करने के लिए आरोपी व्यक्ति की ओर से जानबूझ कार्य करने के लिए विशिष्ट आरोप होने चाहिए। तथापि वर्तमान मामले में अनिर्दिष्ट सामान्य सर्वव्यापी आरोप आवश्यक विवरण के बिना लगाए जाते हैं कि क्या ऐसे कार्य सार्वजनिक रूप से किए गए थे। देखो, जो चीज मैंने आपको बताई थी ना, वही आ गई ना। अगर जाति सूचक शब्द बोले तो क्या ये पब्लिक प्लेस में बोले गए थे, अपेक्षित इरादे से किए गए थे, यहां तक कि अपराध करने वाली घटनाओं की तारीख, स्थान आदि भी नहीं दी गई है। देखो, ना तो कोई तारीख दी है, ना कोई क्राइम प्लेस दिया है,
और ना ही कोई पब्लिक प्लेस में उसके साथ कुछ हुआ है, और ना ही अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो उसके पीछे की इंटेंशन लड़की नहीं बता पाई है। तो अब किस बात पे उससे दहेज मांगा गया था, इस बात के लिए भी लड़की ने ना तो कोई इंटेंशन बताई है, ना कोई दिन बताया है, ना कोई तारीख बताई है, और ना ही किसी तरह के पब्लिक प्लेस में ऐसा कोई ड्रामा हुआ है। कोई सबूत नहीं है। अब ऐसे चीजों को मानते हुए कोर्ट ने क्या कर दिया, कोर्ट ने कह दिया कि भैया, एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया, प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड की जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर भी इसके 30 और 32 पॉइंट में क्या बताया गया है, यही बताया गया है कि अगर किसी से अगर दहेज मांगा गया है ना, तो उसके साथ में क्रूरल्टी होनी चाहिए, या तो मेंटली या फिर फिजिकली। और अगर उसके साथ मेंटली क्रूरल्टी हुई है, फिजिकली हुई है, तो उसके कोई प्रूफ है या कोई विटनेस है तो वो लेके आओ। और अगर वो नहीं है और उनके बिना अगर पूरे परिवार को अगर फंसाया जाता है, तो फिर पूरे परिवार के ऊपर मुकदमा यही मान के चलेंगे कि उनसे बदला लेने की भावनाओं में उनके ऊपर मुकदमा चलाया है। ये जजमेंट आप इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद एक आरती मेहता की जजमेंट है वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी की है। इसके अंदर भी सेम यही मिलती जुलती बातें हैं। यह डोमेस्टिक वायलेंस के लिए है कि घरेलू हिंसा के लिए जो अभी जो सारी चीज है ना, वो पूरे परिवार को लपेटना जो वो जरूरी नहीं है। ठीक है। इसके बाद फिर एक दारा लक्ष्मी वाली जजमेंट आ गई, दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस तेलंगाना। इसके अंदर भी सेम यही सारी चीजें हैं कि भैया अगर पति के परिवार को फंसाया जाता है ना, तो कोई ठोस सबूत तो दो, कोई विशेष आरोप तो लगाओ। और अगर कोई बिना ठोस सबूत के, बिना विशेष आरोप के अगर पति और उसके परिवार को फंसाया जाता है, तो उनके ऊपर जो है मामला चलने के लायक नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ये तीनों जजमेंट की वीडियो जो है ना, मैंने इस चैनल के ऊपर डाल रखी है स्टार्टिंग से। जैसे दारा लक्ष्मी वाली 2024 की जजमेंट है, 12 दिसंबर 2024 का जजमेंट है ये। तो 12 दिसंबर, ये शायद 14 या 15 दिसंबर को 2024 को डेट में यही सेम वीडियो का पूरा रिव्यू आपको मिल जाएगा दारा लक्ष्मी वाली का। इन सब का डाल रखा है। इन सब में यही चीज बताई हुई है कि भैया बिना आरोप के, यानी कि अगर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, सिर्फ सामान्य एक घरेलू जो बातें होती है ना, तो तुम्हें मैं, उनके आधार पर कोई मुकदमा जो है वो नहीं चलने वाला है। और फिर तदनुसार क्या किया, तदनुसार भैया अवैधों के खिलाफ अभियोजन जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। और इसको क्या कर दिया, इनको बरी कर दिया, जाओ। और ये मामला था आपका 18 जून 2026 का। ठीक है। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ये जजमेंट जरूरी नहीं है कि लड़कों के पक्ष में ही है। काफ़ी सारी चीज़ जो है भाई, अगर कोई इस वीडियो को लड़की देख रही है, वो सोचेगी तो मेरे एंटी हो गया। एंटी हम किसी के नहीं हैं। ये जो चीज़ें जो बताई गई है ना, वो इस कदर बताई गई हैं कि अगर कोई लड़की भी अगर अपनी एफआईआर दर्ज करवाना चाहती है, तो वो एक, मैं आपको रियल केस बता देता हूँ। मेरे ही कोई जान पहचान में थे, तो वो चले गए पुलिस स्टेशन में और वो जाके बोले कि भैया हमको जो हमारे साथ में ऐसे सिक्योरिटी हुई है, मामला दर्ज कर दो। पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने 4 लाइनें लिख दी, भाई इसकी शादी इस तारीख को हुई थी, इस बंदे के साथ में हुई थी, और उस दिन से लेकर आज तक इसके साथ में है ना प्रताड़ित इसको किया जा रहा है दहेज के लिए, और इसके साथ मारपिटाई की जा रही है। और लेके अपना सामने वाली पार्टी को बुला लिया, एफआईआर बना दी, मुकदमा चला गया कोर्ट में। सामने वाली पार्टी ने जाके हाई कोर्ट में खड़ी हो गई। हाई कोर्ट में जैसे ये आ गए, हाई कोर्ट में कह देगी 5 लाइनों की एफआईआर है, ये चीजें हुई है, ना कोई तारीख ना कोई दिन है, कुछ घटना स्थल कुछ नहीं है। वो केस हार गई लड़की। अब लड़की केस हार गई, गलती किसकी? चलो उसके साथ में क्रूरल्टी हुई थी या नहीं हुई थी, वो हम उस चीज को साइड में रख देते हैं। अगर उसकी पिटीशन में दम होता तो शायद उसके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। अब अगर हम किसी पे भरोसा करके जाते हैं, और ये होता है जर्नली, आप जाके देख लेना, अगर आप लड़की हो तो आप पुलिस के पास जाना, बताना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा, 5-6 लाइन लिख देंगे, वो जाते ही वकील पकड़ के बोल देगा कुछ नहीं है, केस ही खत्म है, ये मनगढ़ंत कहानी है। तो आप अपनी पिटीशन पे पूरा जोर दो। जो अगर आपके चीज में सच्चे, अगर चीजें रियल में हुई है ना, आप अपनी पिटीशन पे जोर दो। पिटीशन पे अगर आप जोर देते हो, पिटीशन अगर आप अपनी बनाते हो अच्छे से, फिर जाके थाने में कंप्लेन दो। तो कई बार न्याय मिलने से पहले भी अन्याय हो जाता है, जैसे अभी मैंने एक मेरे रिश्तेदार का एग्जाम्पल दिया। ठीक है। तो अब कुछ लोग सोच लेते हैं एडवोकेट के पास जाएंगे, एडवोकेट तो एप्लीकेशन लिखने के पैसे लेगा, इसी बात के लिए लेता ताकि आपका केस जो है, मेरे पास भी अगर कोई एप्लीकेशन आती है ना लिखवाने के लिए कि सर मेरे लिए कोई एप्लीकेशन लिख दो, मेरे माइंड में एक ही बात रहती है, क्या पता कल को केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर केस चला गया तो इस एप्लीकेशन के भी हाथ पे केस चलेगा। और अगर मैंने किसी की एप्लीकेशन जो है बिल्कुल, बोलते हैं ना, बिल्कुल लाइट बना के दे दी, हल्की बना के दे दी, वो बंदा तो कोर्ट में केस आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तो दूर की बात है।
तो अपनी जो पिटीशन होते हैं ना, पिटीशन पे आप पूरा जोर लगा दो, चाहे आप लड़के वाले हो या फिर आप लड़की वाली हो। एडवोकेट आप केस के बीच में चेंज कर पाओगे, लेकिन पिटीशन चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हो सकता है अमेंडमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है एप्लीकेशन में, लेकिन उसको कराने के लिए जो तामझाम लगेगा ना, वो आपसे एफर्ट्स नहीं लगाए जाएंगे। तो पिटीशन पे इधर केस 10 दिन बाद कर दो, केस 15 दिन बाद कर दो, 1 महीने बाद कर दो, 1 महीना और वेट कर लो, लेकिन पिटीशन इतनी अच्छी तैयार करो ये माइंड में लेके, क्या पता मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, तो वहां तक भी मेरी पिटीशन को कोई चैलेंज ना कर सके। इस नजरिए से ही मेरे पास कोई एप्लीकेशन आती है तो मैं भी यही सोच के बनाता हूँ कि बंदा ये जिंदगी में याद रखे कि बंदे ने काम जेन्युइन करके दिया है। चलो जो भी चीजें हैं उम्मीद करेंगे, और ऐसी जजमेंट अगर आपको आगे चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।